नमस्कार। ठीक, आज जो है इस पार्ट में हम लोग जो है बात करेंगे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में संबंध। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई फिजिक्स है नहीं कि इसमें इसमें कहेंगे संबंध विस्थापित करो, ऐसा कुछ नहीं, बस सवाल बना देते हैं। ठीक है, अब वो सवाल लगेगा तभी जब दोनों के बीच में हमको संबंध जो है पता हो, डायरेक्ट फार्मूला पता हो, काम चल जाएगा। ठीक है, नहीं तो भाई अगर प्रूव करना हो तो प्रूव भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके बताएंगे, जिससे तुमको अच्छा लगे वैसे करना। ठीक, आएगा केवल सवाल इस पे। ठीक, न्यूमेरिकल आएगा, 2 न्यूमेरिकल अभी तक पूछे गए, हम दोनों करवाएंगे। ठीक, क्वेश्चन कुछ ऐसा जब लिखा मिले, ध्यान से समझना, पढ़ना जो है। लिखा मिला बेंजीन के एक विलेन में आयोडीन, फिर से भाई एक विलेन की बात है तो 2 कंपोनेंट होंगे। कंपोनेंट यहाँ पे बेंजीन है और आयोडीन। बेंजीन क्या है हमारा? विलायक, लिखा हुआ बेंजीन के एक विलेन में। ठीक है, आयोडीन भूली हुई, विलेन में आयोडीन का मोल प्रभाव दे दिया गया। ठीक, ध्यान समझो, जो है 2 तरीके से बताएंगे जो है। ठीक, ये है हमारा एक विलेन जिसके अंदर एक बेंजीन है C6H6, बेंजीन का ही सूत्र होगा। इसके अंदर क्या बुला हुआ? आयोडीन। करें आयोडीन का मोल प्रभाव, यानी इस आयोडीन का मोल प्रभाव। अच्छा, मोल प्रभाव को इस तरह से एक सिंबल बना देते हैं। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, साई का कुछ करके बोलते हैं। ठीक, आयोडीन का मोल प्रभाव अगर देखें तो कितना लिखा हुआ? 0.25। ठीक, यही तो दिया गया, आयोडीन का मोल प्रभाव 0.25 है। विलेन की मोललता याद करना। करें इस विलेन की तो मोललता बताओ, यानी मोललता बराबर जो अभी इसके पहले फार्मूला बताया था, भार बटे अणुभार इंटू विलायक का भार। ठीक, ये बताना। अब देखो, इस चीज से अगर हमें ये और ये सब पता चल जाएगा तभी आंसर आएगा। अब ऐसा हमारे पास क्या कोई तरीका है कि यहां से मोल प्रभाव से हम भार और अणुभार निकाल पाए? मेन भार निकालना है, अणुभार तो जो है क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया गया, काम चल जाएगा। ठीक है, तो निकालने के कई तरीके हैं। जो सबसे सरल तरीका है वो ये, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक, क्वेश्चन ध्यान से जो है पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि एक का मोल प्रभाव दिया जाए, ठीक, और विलेन की मोललता पूछ ली जाए, तो डायरेक्ट जो है हमें क्या करना होता है। एक चीज और समझो पहले, तब बताते हैं। ये हमने विलेन लिया, ठीक, जैसे ये लिया है, इसके अंदर एक क्या होगा हमारा? विलायक, और एक क्या होगा हमारा? विलेय। विलेय के मोल प्रभाव की अगर बात करें, ठीक है, या विलेय के मोल की बात करें तो हम कैसे रखते हैं? स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। विलायक के मोल की अगर बात करें तो कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल W बटे कैपिटल M। इतनी चीज अगर समझ में आएगी तभी समझ में आएगा आगे जो हम बताने वाले हैं। ठीक, बात आई समझ में? अच्छा, एक चीज और देखो, जब भी हम कहें कि आयोडीन का मोल प्रभाव इतना है तो बेंजीन का मोल प्रभाव निकाल लोगे। ओरल भी निकाल सकते हो, बाकी भी फार्मूला बताएंगे उससे भी निकाल लोगे। टोटल हमने बताया था पूरे विलेन का जो मोल प्रभाव है, ठीक है, विलेन में उपस्थित घटकों के जो मोल प्रभाव का योग है वो कितना होता है? 1। तो अगर ये यहाँ पे 0.25 है तो यहाँ पे हम कितना रखें कि दोनों का योग जो है कितना हो जाए? 1 हो जाए। तो सीधे सीधे कहोगे 0.75। कैसे आ जाए? ये भी निकाल लेंगे। ठीक, बात आई समझ में? तो पहले नंबर पे हमें क्या करना है? इस मोल प्रभाव से इसके मोल प्रभाव निकाल लेने हैं। ठीक है, फिर हमें n और n का रेशियो निकालना है। बहुत आसान, अभी निकालेंगे हम, जैसे बताएंगे वैसे निकाल लोगे। ठीक है, स्मॉल n और कैपिटल n, यानी विलेय के मोल और विलायक के मोल का अनुपात निकालना है। ठीक, अनुपात जब निकल आएगा उसके बाद जिसमें भी घोला गया हो उसका अणुभार निकालना है। किसमें घोला गया है? बेंजीन में। तो बेंजीन का अणुभार 10/72 हो जाएगा, जो अणुभार निकाल लेना है। ठीक, तो सीधे सीधे ये फार्मूला न रख करके अब यहाँ पे इस कंडीशन में मोललता निकालने के भी फार्मूला, लेकिन इस कंडीशन में मोललता निकालने का फार्मूला हम लोग ये रख लेंगे। मोललता इक्वल टू हो जाएगी स्मॉल n अपान कैपिटल
इनटू जिसमें घोला गया है उसका अणुभार। ठीक है, तो जिसमें घोला गया मतलब विलायक की बात होगी, और विलायक के अणुभार को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एम। बस ये याद रखना, किसमें रखना होता है इसको? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए जो भी यहाँ मान होता है उसको 1000 से डिवाइड, यानी ऊपर क्या हो जाता है? 1000 से गुणा। ठीक, तो यहाँ पे जब किलोग्राम में रखोगे, इस तरह से जब खेलोगे तो वो ग्राम में आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर 1000 से गुणा भी लिखा मिल जाता है। ये क्यों रखा गया? इसको किलोग्राम में रखा गया तब आया, नहीं तो फार्मूला हमारा इतना ही केवल है, स्मॉल एन अपान कैपिटल एन इनटू विलायक का अणुभार। अगर इसको याद कर पाओ तो याद कर लो, डायरेक्ट जो है आंसर लगा सकते हो, नहीं तो अब ये फार्मूला कहाँ से आया है इसको जो है एक बार समझेंगे। ठीक है, और फिर जो है आंसर निकालेंगे। ठीक, बात आई समझ में? ऐसा क्वेश्चन जब दिखेगा तो तुरंत n और n का रेशियो निकाल लेंगे, जिसमें बोला गया होगा यानी विलायक के अणुभार की बात करेंगे, किलोग्राम में रखेंगे, इस तरह से रख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं तो अब पूरे बेसिस को समझो, पूरे बेसिस समझोगे तो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। ठीक, बाकी रट पाओ तो वैसे भी रट सकते हो। अब देखो क्वेश्चन जो है बस फिर से एक बार पढ़ो, और देखो इसमें शुरुआत कहाँ से करनी है, लिखना पड़ेगा, इसमें सब कुछ समझाना है। तो देखो हम बात करें अगर आयोडीन का मोल भाग हम पूछे, बताओ कितना है? तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.25। आयोडीन का मोल भाग कितना है? 0.25। अच्छा, आयोडीन हमारा है क्या? विलेय है कि नहीं? अभी तो बताया आयोडीन यहाँ पे क्या है? घोला गया है किसमें? बेंजीन में। ठीक, और विलेय के मोल प्रभाव की बात अगर करें तो विलेय का मोल प्रभाव, विलेय के मोल अपान विलेय के मोल प्लस विलायक का मोल, यानी इसके अगर मोल प्रभाव का सूत्र देखें, पीछे देखना पिछली वाली वीडियो में, n अपान n प्लस कैपिटल N। मोल प्रभाव बराबर यही तो आएगा विलेय का। आयोडीन की जगह कुछ भी दिया गया हो, जब भी हम विलेय के मोल प्रभाव की बात करेंगे तो विलेय के मोल ऊपर स्मॉल एन अपान विलेय के मोल प्लस कैपिटल एन। ठीक है, ये विलायक का मोल। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं n अपान n प्लस n, इसकी जगह पर ये रख सकते हैं। कितना दिया गया? 0.25। अभी हमने बताया था रेशियो निकालने, तो बस अब रेशियो यहाँ से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखोगे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 0.25 n प्लस 0.25 कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल एन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो आगे बढ़ो। अब इसको सॉल्व करो भाई, इनको उधर लिए चले जाओ। अब ये 1n है ना, यानी यहाँ पर 0.25 कैपिटल N इक्वल टू n, ये उधर लेके गए तो माइनस 0.25n, ये 1n है तो 1n से 0.25n घटाओ, कितना आएगा? बोलो 0.75 स्मॉल एन। निकाल लोगे ना भाई? 1n से हम कह रहे हैं घटाओ कितना? 0.25n। तो पॉइंट वाली कंडीशन में 1 के आगे 2 जीरो निकाल के ऐसे तक घटाएंगे तो 0.75n हो जाएगा। ठीक, तो वही हमने रख दिया डायरेक्ट। फिर से अब देखो रेशियो हमने कहा था निकालना है, तो रेशियो निकालने का तरीका क्या है? दशमलव दशमलव काट दो, 25 से कम 25, 25 3 75। ठीक, तो ये हमारा आ गया n इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 3n। तो अब बताओ यहाँ पे ये बराबर लगा हुआ है, अगर रेशियो बताओ कैसे कितना होगा? कुछ ना दिमाग ना लगा, जितना सीखे उसी हिसाब से। यहां से हम अगर देखें स्मॉल n अपान कैपिटल N, अगर यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ स्मॉल n अपान कैपिटल N अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको जब 1 रखोगे, इसको जब 3 रखोगे तो 3 कम 3 और इधर 3, तभी ये क्वेश्चन बराबर होगी। यानी n की जगह पर हमको 1 लाना है, कैपिटल N की जगह पर क्या लाना है? 3। जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करना। n अपान कैपिटल N यानी विलेय के मोल और विलायक के मोल का रेशियो निकल के आ गया।
विलेय के मोल प्रभाज से हमने जो है इक्वेशन बनाई और सॉल्व किया, तो हमको विलेय के मोल और विलायक के मोल का रेशियो पता चल गया। ठीक, कुछ नहीं इसमें, बस तुमको जो है कोई अपना दिमाग लगाना नहीं, बस जैसा कहे वैसा करते चले जाना, इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब आ जाओ जो है हमारे पास जो है किसकी बात की जा रही है, विलयन के मोललता की है। ठीक, तो विलायक के मोललता की बात की जा रही है, किसकी मोलता, विलयन की मोललता की बात इसको मिटा दे, विलयन की मोललता की बात अगर करें, अच्छा इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये सब मिटा रहे हैं, बाकी जो है बताओ, ये जो है लिखा लेने दो। अब आगे जो है आ जाओ, मोललता बराबर क्या होता है, ध्यान समझना। मोललता बराबर होता है W अपान M इंटू, बोलो कैपिटल W किलोग्राम में, ये विलायक का भार है। ठीक, मोललता बराबर विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार इंटू कैपिटल W। अच्छा ये बताओ, स्मॉल n बराबर क्या बताया गया था तुमको, स्मॉल W अपान स्मॉल m, बोलो सही है बात, यानी विलेय के मोल बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। आ गया यहाँ से, अगर इस फार्मूले में देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल W अपान स्मॉल m, या मोललता वाला फार्मूला देखो, ये विलेय के मोल ही तो हैं, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, बोलो इसकी जगह पर क्या रखा जा सकता है, मोल बराबर जो है क्या रख सकते हो इसकी जगह पर, तो ये मोललता बराबर N अपान W, ये ना लिखते डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, ये W है क्या, विलायक का भार। अच्छा जब स्मॉल n बराबर ये होता है तो कैपिटल N बराबर क्या होता है बताओ, कैपिटल W अपान कैपिटल M, कैपिटल W अपान कैपिटल M। अब फिर हम कहें कि जो है यहां से हमको देखो रेशियो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके रेशियो किसका किसका मिला है, स्मॉल n और कैपिटल N का, तो बस यही दोनों हमको निकालने हैं। ठीक, तो n तो फार्मूले के अंदर आ गया, अब हमें कैपिटल N लाना, तो कैपिटल N तभी आएगा जब हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस W, इसको कैंची गुणा करो, W बराबर देखो क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा N इंटू M, विलायक का भार बराबर हो जाएगा विलायक के मोल इंटू विलायक का अणुभार। ठीक, बात आई समझ में, इस चीज को उठा करके जब W यही है ये वाला उठा के यहाँ रखोगे तो हो जाएगा N अपान कैपिटल N इंटू M, ये क्या है, विलायक का अणुभार। ठीक है, विलायक का अणुभार, W को हमने चेंज कर दिया किसमें, इस रूप में। ठीक, बस अब आ जाओ, इसके बाद कुछ बचे नहीं है। स्मॉल n कैपिटल N का रेशियो पता है, तो n की जगह 1/3 इंटू अपान, ये m क्या है, ये m हमारा यहाँ पे लिखे दे रहे हैं विलायक का अणुभार। अच्छा यहाँ पे जब ये n था तो ये किसमें था, ग्राम में ही तो था, ये भी ग्राम में था, तो यहाँ पे जो अणुभार होगा वो भी जो है ग्राम में ही आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो अणुभार है विलायक का अणुभार है, और क्वेश्चन में विलायक जो हो क्या है, बेंजीन, जिसका अणुभार निकालोगे यानी C6H12 C6H6। ठीक, तो बर्छन 72 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 78, तो ये 78 अणुभार है, ग्राम में है अणुभार, लेकिन रखना हमको किसमें है, किलोग्राम में, तो वही किलोग्राम बदलने के लिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हटा दो, बस अब इसको जो है सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आ रहा है। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये 4.27, मोलता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम, ये आंसर आ जाएगा जो है। फिर से समझ लेना एक बार इसको जो है। ठीक, करना कुछ नहीं, सबसे पहले जब भी जो मोल भार जो दिया गया होगा
वहां से हम विलेय का मोल प्रभाज बराबर लिख करके स्मॉल एन और कैपिटल एन का रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद मोलकता वाला फार्मूला लगा के उसी में जो है हम लोग जो है परिवर्तन करते जाएंगे। स्मॉल एन कैपिटल एन लाना हमको, उस वो लाते लाते साथ में ये जो है आ जाएगा हमारा, ठीक है। और 1000 से डिवाइड करेंगे इसलिए क्योंकि इसको ये ग्राम में है, इसको हमें जो है किस में बदलना है, ये ग्राम में था, इसको किलोग्राम में बदलना है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, बात आई समझ में? ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और, उसको अपने आप जो है सॉल्व करोगे। क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, लिखो क्वेश्चन लिखो। एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए। एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो दिया क्या गया है, जिसमें जल का मोल प्रभाज, जिसमें जल का मोल प्रभाज दिया गया है कितना, जल का मोल प्रभाज है 0.85। ठीक, जल का मोल प्रभाज 0.85 है। फिर से देख लो, क्वेश्चन में मोललता पूछा गया है और जल का मोल प्रभाज दे दिया गया है। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की, इसमें थोड़ा बस उल्टा है, उल्टा कुछ नहीं। ये विलयन है जिसके अंदर क्या है, जल है, और घोला क्या गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, या ऐसे करो सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ज्यादा है। ठीक है, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल और इसमें थोड़ा जल डाला गया होगा, जल का मोल प्रभाज दिया गया है। ठीक, जल यहाँ पे क्या है, विलेय के रूप में काम करेगा। इन्होंने कहा सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे रखेंगे हम इसको। तो यहां से हम अगर बात करें तो इसकी जो है जल के मोल प्रभाज की, जल का यहां समझना, जल का मोल प्रभाज कितना दिया गया है 0.85, यानी n/n प्लस कैपिटल N कितना है 0.85। रुक जाओ यार, एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज इतना है। ठीक है, तो ज्यादा मोल प्रभाज, इसका मतलब जल यहाँ पे यार विलायक होगा, मोल प्रभाज ज्यादा है ना, गलत लिख दिया, ज्यादा है इसका मतलब ये। ठीक, वही वैसे ही रखो, जल यहाँ पे हमारा ये और ये। ठीक है, इसमें इन्होंने पिछले वाले में विलेय का डायरेक्ट मोल प्रभाज दिया गया था, इसमें इन्होंने क्या किया है, जल का मोल प्रभाज दिया, यानी ये विलायक का, ये जल यहाँ पे लिखे दे रहे हैं क्या है, विलायक, विलायक का मोल प्रभाज इन्होंने दिया है 0.85। तो इसका बताओ मोल प्रभाज कितना होगा, और 0.15। बस अब बात बन गई है। यहाँ से H2SO4 का अगर हम कहें मोल प्रभाज कितना निकाला, ये वहीं डायरेक्ट कर लेना, यहाँ पे इस चीज को लिखना है, विलायक का मोल प्रभाज 0.85, इसलिए H2SO4 का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस ये घटाओगे तो आ जाएगा 0.15। तो हम डायरेक्ट रखना है, जल का H2SO4 का मोल प्रभाज 0.15, यानी ये विलेय है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या है, विलेय। तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल N इक्वल टू कितना आ रहा है 0.15। इसको जो है अगर देखें तो n इक्वल टू हो जाएगा 0.15 प्लस 0.15 कैपिटल N, यहाँ पे है स्मॉल एन। ठीक है, अब इसको इधर अगर लेके आए तो 1n माइनस 0.15n इक्वल टू 0.15 कैपिटल N। तो 1 से इसको अगर माइनस करें तो आ जाएगा 0.85 स्मॉल एन इक्वल टू 0.15 कैपिटल N। ठीक, रेशियो निकालो n/n कैपिटल N का रेशियो। दशमलव हटा दो। ठीक है, 5 से जो है 5 से 15 हो जाएगा, 15 पूरा तो कटेगा नहीं, 5 से 15 हो जाएगा, 5 से कम 5, 3 हो जाएगा, 5 से 35, 3 बटे 17।
मतलब रेशियो जो है अगर देखा जाए तो ये आ गया हमारा 17n इज इक्वल टू 3n। तो हमको ये रेशियो निकाला स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। सॉल्व करो या देखो तुरंत दिमाग में देखो जो है ये यहाँ पे बराबर का निशान लगा हुआ है, इधर 17 लिखा हुआ, इधर 3 लिखा हुआ। तो ये बराबर का निशान कब आएगा? जब इसकी जगह हम 3 रख दें और इसकी जगह क्या रख दें? देखो 17 3 17 3 बराबर हो गया। तो बस इसकी जगह 3 और इसकी जगह 17, इस चीज की जरूरत पड़ेगी। यही निकालने के लिए इतना सब तमाशा किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाए किसकी बात करेंगे हम? मोलरता की। मोलरता की अभी जैसे कहा था वैसे ही जो है चाहे सॉल्व करो, चाहे अगर प्रैक्टिस रही होगी तो इतना तो पता चल जाएगा। मोलरता बराबर n अपॉन कैपिटल एन इनटू जिसमें घोला गया होगा उसका अणुभार। किसमें घोला गया पता नहीं, भी जो है स्मॉल वो कर ये लिख रहे हैं अणुभार। ठीक, किसमें घोला गया है? जल में। ठीक, तो रेशियो इसका कितना आया है? 3/17 अपान ये क्या है? जल के लिए है तो जल का अणुभार कितना होगा? 18। ये ग्राम में था तो किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 से गुणा। बस इसको सॉल्व करोगे जो आंसर होगा वही आएगा। आंसर आना चाहिए 9.8 आना चाहिए। 9.8 मोल प्रति किलोग्राम। देख लेना एक बार सही है। 18 हो जाएगा और जो है 6 से अगर काटा जाए तो कटेगा नहीं कटेगा। 6 से अगर काट लें इसको जो है पहले 3 से 2 से काटो, 2 3 6, ये हो जाएगा 500। तो 17 3 51, तो 500 को अगर हम 51 से डिवाइड करें तो 10 बार लगेगा नहीं। हाँ सही, 9.8 मोल प्रति किलोग्राम ये आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? ना समझ में आए तो बताना जो है, नहीं तो अब क्या करोगे तुम लोग? मोलर विलयन मिश्रण का आधा पार्ट हो गया, अभी तुमको पीपीएम बताना है। ठीक, क्योंकि पीपीएम का पिछले इसी बार जो है एक क्वेश्चन आया है, तो उसको जो है देखते हैं अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, ठीक, ओके।